पिछले वीडियो में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस कैसे हो रहे हैं या जैव विविधता का ह्रास किस तरह से हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आखिर इसके लॉस होने के रीज़न क्या हैं। ठीक है, यानी कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, जैव विविधता के ह्रास होने के कारण। तो जैव विविधता के लॉस होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें से फर्स्ट है आवासीय क्षति तथा विखंडन, जिसे हम कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, इंसान अपनी निजी ज़रूरत के लिए या कृषि के लिए, लकड़ी के लिए तथा खनिज की प्राप्ति के लिए वर्षा वनों का उपयोग करता है। ठीक है, और वर्षा वनों का उपयोग होने के कारण पहले लगभग 14% भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे, और इसका लगातार उपयोग होने के कारण अब ये 14% से मात्र 6% रह गए हैं। अब अगर वर्षा वन खत्म हो रहे हैं तो इस तरह उनमें रहने वाले जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं। तो जब आवास खत्म होते हैं तो उसके साथ ही उसमें रहने वाले स्पीसीज़ भी या जीव भी विलुप्त होने लगते हैं। देखिए, अगर हम इसको समझें तो जैसे कि भूमंडल के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, उसमें करोड़ों स्पीसीज पाई जाती है। अमेजन क्षेत्र में सोयाबीन की खेती तथा चारागाह के रूप में प्रयोग करने के लिए बड़े भूभाग को काटकर साफ कर दिया गया है, जिसके कारण जैव विविधता का अधिकाधिक लॉस हुआ है, जिससे अनेक स्पीसीज विलुप्त हो गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ आवासीय क्षति हो रही है, जिसके कारण जीवों की स्पीसीज लगातार विलुप्त हो रही हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो विश्व में मान्यता प्राप्त 18 हॉट स्पॉट्स हैं। ठीक है, सेकेंड रीजन है अति दोहन, जिसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो अति दोहन क्या है? तो देखिए, किसी एक स्पीसीज, चाहे वो पादप हो या कोई जीव हो, तो उसमें अगर किसी एक स्पीसीज का अत्यधिक दोहन होता है तो उसकी समष्टियों की संख्या इतनी घट जाती है कि वह स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाती है। अब मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है या कोई एक प्लांट की स्पीसीज है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ उसकी संख्या घटती जाती है। तो इससे क्या होगा कि वो इतनी कम हो जाएगी कि एक दिन वो विलुप्त भी हो सकती है। तो देखिए, वनों के कटने के कारण पर्यावरण की क्षति के साथ साथ स्पीसीज के वास स्थान भी समाप्त हो जाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी जीव का वास स्थान समाप्त होता है तो उसके साथ साथ वो जीव भी विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और पर्यावरण की जो क्षति होती है वो तो होती ही है। अगर हम इसको समझें तो मनुष्य अपने लाभ के लिए सदियों से प्रकृति का दोहन करता आ रहा है। ठीक है, प्रकृति संपदा के अत्यधिक दोहन के कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त भी हो गई हैं, जैसे में पैसेंजर कबूतर, स्टीलर्स सी काऊ। प्राणियों की कुछ प्रजातियां अत्यधिक दोहन होने के कारण विलुप्त होने के कगार पे हैं, जैसे समुद्री मछलियों की प्रजाति। बहुत ऐसी प्रजाति हैं जिनको अधिक से अधिक दोहन करने के कारण वो अब विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, थर्ड रीजन है विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी इन्वेशन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। तो इस तरह किस प्रकार प्रजातियां विलुप्त होती हैं? तो देखिए, जब बाहरी प्रजातियां इकोसिस्टम में प्रवेश करती हैं तो उनमें से कुछ नए वातावरण में बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, और उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम हैं, तो हम अपने स्थान के या अपने घर के यहाँ के स्थानिक हैं, और यदि हमारे जगह पे दूसरे देश से या दूसरी जगह से कोई जीव आता है या कोई आदमी आता है तो वो हमारे लिए क्या है? तो वो हमारे लिए विदेशी है।
तो जब वो आकर यहाँ पे अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है और उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारी हम जो होंगे, हमारी जो जातियाँ होगी वो विलुप्त हो जाएंगी। उसी तरह इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि बाहरी प्रजातियाँ आती हैं किसी भी इकोसिस्टम में और वो अपना प्रभाव वहाँ दिखाती हैं। अगर वो नया वातावरण उनके अनुकूल होता है तो वहाँ पे तेज़ी से विकसित होती हैं और पहले से जो प्रजाति होती हैं उनको वो ख़त्म कर देती हैं या ख़त्म करने की कगार पे ला देती हैं। जैसे कि देखिए, जब कोई नई स्पीसीज किसी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह विदेशी कहलाती है, यानी इंग्लिश में कहें तो एक्सोटिक। तो विदेशी स्पीसीज का आक्रमण कई स्पीसीज को विलुप्त होने का कारण बन जाती है। यहाँ पे देखेंगे जैसे में कि जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली सिचलिट मछलियों की 200 से अधिक स्पीसीज विलुप्त हो गई। ठीक है, यानी कि वो बाहरी जो स्पीसीज है वो पहले से स्थित स्पीसीज को विलुप्त कर दिया उसने। उसी प्रकार पौधों की विदेशी स्पीसीज के भारत में आने के बाद पर्यावरण को क्षति पहुंची है। उसके अतिरिक्त देशज जातियों के लिए खतरा पैदा हुआ है। अगर हम उदाहरण में देखें तो कुछ विदेशी स्पीसीज हैं जो हैं लेंटाना कमारा, जलकुंभी, गाजर घास। ये हैं विदेशी स्पीसीज जो हमारे देश में आने के बाद एक मुसीबत बन गई है यहाँ के स्पीसीज के लिए। ठीक है, जैसे हम अगर देखें जलकुंभी को, तो अगर वो किसी जलाशय में होता है तो वो इस कदर फैल जाता है कि उसमें दूसरे पौधे नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए वो मुसीबत बन जाता है, या उसको पहले से प्रेजेंट नेटिव प्रजाति को, नेटिव स्पीसीज को वो विलुप्त ही कर देता है। तो इस प्रकार विदेशी जातियां आक्रमण करके पहले से उपस्थित जातियों को विलुप्त कर देती हैं। तो ये थर्ड रीजन। फोर्थ है सह विलुप्तता, यानी को एक्सटिंक्शन। तो सह विलुप्तता क्या है? तो देखिए, जब पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जैसे हमने पढ़ा है फूड चेन, अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो एक जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, तो हम देखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल निर्भर होता है, सेकेंड पे थर्ड निर्भर होता है। तो अगर इस प्रकार बीच में से कोई भी एक अगर ट्रॉपिक लेवल ख़त्म हो जाता है तो उस पर डिपेंड रहने वाले दूसरे ट्रॉपिक लेवल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं सह विलुप्तता। ठीक है, अगर देखें कि जब पौधों की एक प्रजाति विलुप्त होती है तब तो उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो परागण करने वाले कीट तथा जिस पौधे में वह परागण करता है दोनों एक साथ विकसित होते हैं। यदि इनमें कीट या पौधा कोई भी विलुप्त हुआ तब दूसरा जीव भी विलुप्त होने लगता है। ठीक है, अगर सह विलुप्तता का हम दूसरा उदाहरण देखें तो उसमें हम देखते हैं कि परपोषी मत्स्य जाति यानी होस्ट फिश स्पीसीज, यानी कि अगर जैसे कि कोई एक मछली है तो अगर वो मछली ख़त्म होती है तो उस मछली पर आश्रित परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई एक स्पीसीज ख़त्म हुई तो उस पे डिपेंड हुई दूसरी स्पीसीज भी ख़त्म हो जाती है। तो ये हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 प्रमुख कारण। ठीक है, अब अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर लॉस हो रहा है तो उनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, संरक्षण भी ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, उसके प्रकार कौन कौन होते हैं। ठीक है।